प्यारे बच्चों, कक्षा 11 कला वर्ग समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत पहला अध्याय समाज का परिचय में आज का जो टॉपिक है वह बहुजन समाज प्लूरल पर्सपेक्टिव है। आज बहुजन समाज पर प्रकाश डाला जाएगा, आपको विस्तार से समझाया जाएगा। बच्चों, बहुजन समाज क्या है? शब्द से ही भाव निकलता है। बहुजन, बहुत से लोगों का मत। बहुजन, बहुत से लोगों का मत, बहुत से लोगों के विचारों को शामिल करना, बहुत से लोगों के विचारों को एक साथ लेकर चलना, ये बहुजन कहलाता है। और इनके द्वारा जो इकाई स्थापित हो, जो समाज तैयार हो, उसे बहुजन समाज कहते हैं। बहुजन दृष्टिकोण को बहुलतावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसे अनेकतावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। बहुजन दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? बहुलतावादी तथा अनेकतावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। बच्चों, इसके अनुसार समाज का तात्पर्य संबंधों की उस व्यवस्था से है जो एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों, धर्मों, प्रजातियों, भाषाओं और विचारों वाले लोगों के द्वारा स्थापित होती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो समाज की अवधारणा को पहले से भिन्न रूप में स्पष्ट करता है। इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए हार्लम बोस महोदय ने लिखा है कि वर्तमान युग में औद्योगिकरण बढ़ने से जब एक दूसरे से भिन्न स्वार्थ वाले समूहों में वृद्धि होना आरंभ हुई, तब एक ओर श्रम विभाजन बढ़ने लगा और दूसरी ओर बहुत से ऐसे आर्थिक और राजनीतिक संगठनों की संख्या बढ़ने लगी जिनके द्वारा लोग अपनी शक्ति को बढ़ाकर विभिन्न हितों को पूरा कर सकें, अर्थात अपने स्वार्थ को पूरा कर सकें। फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का जो नया रूप हमारे सामने आया, उसी से बनने वाला जो समाज था, उसी समाज को बहुजन समाज कहा गया। एक बार और मैं कह सकता हूं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का जो नया रूप सामने प्रकट हुआ, उसी से बनने वाले समाज को बहुजन समाज कहते हैं। इसी तरह से E.A. सिल्स ने भी बहुजन दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है। बहुजन समाज का तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र राज्य से है, नेशन स्टेट से है, जिसमें समाज की शक्ति किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं होती। यह शक्ति
उन अनेक समुदायों से संबंधित होती है जिनके जीवन का तरीका एक दूसरे से भिन्न होने के बाद भी उनमें एक दूसरे से अनुकूल करने की मनोवृत्ति पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक दूसरे से अनुकूल करने की क्षमता पाई जाती है, ढलने की क्षमता पाई जाती है। तो इन्होंने बहुजन समाज को इस परिभाषा के रूप में प्रकट किया। लॉर्ड डेवलिन ने भी जो है बहुजन दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वर्तमान युग में ऐसे समाजों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां विभिन्न संस्कृतियों वाले समुदायों के लिए राज द्वारा कुछ समान नीतियां, समान नियम और कानून बनाकर उन्हें राष्ट्रीय धारा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। लॉर्ड डेवलिन ने इस रूप में बहुजन समाज को परिभाषित किया है। बच्चों, बहुजन समाज का सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय समाज क्या है? भारतीय समाज। भारतीय समाज हम किसे कहते हैं? जिनका संबंध उन संबंधों की उस व्यवस्था से है जिसका निर्माण एक दूसरे से भिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, क्षेत्र, भाषा तथा संप्रदाय के लोगों के द्वारा हुआ है। एक बार उसमें भारतीय समाज उसे कहते हैं जिनका संबंध संबंधों की उस व्यवस्था से है जिसका निर्माण एक दूसरे से भिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, क्षेत्र, भाषा तथा संप्रदाय के लोगों के द्वारा हुआ है। उसे हम भारतीय समाज कहते हैं। यह एक ऐसा समाज है जिसके सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में सहयोग करने का सभी को समान अवसर मिलता है। सभी को जहां समान अवसर मिला ऐसे समाज को हम कहते हैं बहुजन समाज। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने भी बहुजन समाज के रूप में भारतीय समाज का वर्णन करते हुए लिखा है कि कुछ भारतीय अमीर हैं लेकिन अधिकांश गरीब, कुछ शिक्षित हैं लेकिन बहुत से दूसरे निरक्षर भी हैं, कुछ विलासता की जिंदगी जी रहे हैं जबकि दूसरे लोगों को थोड़े से पारिश्रमिक के लिए भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं तो बहुत से दूसरे लोग किसी भी दशा को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर भी हैं जबकि दूसरों के पास ऐसे अवसरों की कमी होती है। अमर्त्य सेन का यह कथन जो है निश्चित रूप से भारतीय बहुजन समाज की प्रकृति को स्पष्ट करता है और बहुजन समाज की प्रकृति से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह के समाज तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल और परिवर्तनशील क्यों होते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि बहुजन समाजों में विभिन्न समूहों की संस्कृति, मनोवृत्तियां और हितों में भिन्नता होने के कारण उनके बीच जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर प्रायः विरोध और संघर्ष की दशाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इस तरह से ये दशाएं अस्थायी होती हैं
क्योंकि राज्य के सत्ताकारी नियमों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा ऐसे विरोधों और संघर्षों का बहुत जल्दी समाधान हो जाता है। बच्चों, भारत में स्वतंत्रता से पहले भारतीय समाज क्या था? भारतीय समाज एक बंद समाज था। बंद समाज किसे कहते हैं? क्योंकि जाति के नियमों के अनुसार व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में खान पान, सामाजिक संपर्क, विवाह और व्यवसाय के क्षेत्र में दूसरे लोगों से कुछ विशेष तरह के संबंध स्थापित करना जरूरी था। इसलिए ऐसे समाज को बंद समाज कहा गया। अब इस समय जो वर्तमान भारतीय समाज दिखाई दे रहा है, ऐसे वर्तमान भारतीय समाज को हम खुला समाज कहते हैं। खुले समाज का एक अच्छा उदाहरण है वर्तमान भारतीय समाज। बच्चों, समाजशास्त्र इसी परिवर्तनशील समाज की वास्तविक दशाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसी कारण आज समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विज्ञान के रूप में देखा जाता है। समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक विज्ञान है। यह भी विज्ञान की तरह प्रयोग करता है, अन्वेषण करता है, खोज करता है, अनुसंधान करता है। बच्चों, आज आपने बहुजन समाज के बारे में पढ़ा। एक बार और कुछ मैं विशेष बिंदुओं पर प्रकाश में डाल देता हूं। समाज का आशय सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से है। समाज का आशय किससे है? सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से है। इस प्रकार समाज एक अमूर्त और जटिल व्यवस्था है। समाज की प्रमुख 7 विशेषताएं हैं। समाज की प्रमुख कितनी विशेषताएं हैं? आप कहेंगे 7। कौन कौन है भाई? पहली विशेषता है कि समाज अमूर्त होता है। क्या इसे आप देख सकते हैं मूर्त रूप में? नहीं, समाज अमूर्त होता है। दूसरी विशेषता, यह जागरूक संबंधों पर आधारित होता है। तीसरी, समाज में समानता और भिन्नता पाई जाती है। चौथी, समाज के लिए सहयोग और संघर्ष दोनों जरूरी होते हैं। पांचवा, पारस्परिक निर्भरता समाज का आवश्यक गुण है। पारस्परिक निर्भरता बहुत अच्छा गुण है यह। छठवां जो विशेषता है, समाज परिवर्तनशील होता है। सातवीं विशेषता, समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होता है। यद्यपि समाजशास्त्र में मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। ये नहीं कि पशुओं का अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। समाजशास्त्र में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। तो ये इस तरह से समाज की प्रमुख 7 विशेषताएं होती हैं। एक पॉइंट और आपको बता दिया जाए कि समाज के कुछ प्रमुख उदाहरण भी हैं। अगर कहीं परीक्षा में आ जाए कि समाज के कुछ प्रमुख उदाहरण दीजिए, तो आप दे सकते हैं। समाज के प्रमुख उदाहरणों में मैं आपको पढ़ाया हूं सरल समाज, आदिवासी समाज, जटिल समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, परंपरागत समाज और आधुनिक समाज आदि समाज के प्रमुख उदाहरण हैं। क्यों है? इन सभी में व्यक्तियों के बीच कुछ विशेष प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। जहां संबंध पाया जाए उसी को समाज कहा जाता है। पारस्परिक संबंध जहां पाया जाए
उसी को समाज कहते हैं। समाज की एक सबसे सरल परिभाषा भी है। अब कुछ विद्वानों ने समाज की विवेचना 3 मुख्य दृष्टिकोणों के आधार पर किया है। वह दृष्टिकोण क्या है? पहला व्यक्तिवादी, समूहवादी तथा बहुजन दृष्टिकोण, जो अभी आपको बताया गया है। अब आपको कुछ समाजशास्त्रियों के बारे में बता दिया जाए कि व्यक्तिवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस समाजशास्त्री ने प्रतिपादित किया, तो उसमें हाब्स तथा रूसो ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को अपनाया, प्रतिपादित किया। इसी तरह से इनके अनुसार व्यक्ति समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हाब्स और रूसो ने कहा है कि व्यक्ति समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अब समूहवादी दृष्टिकोण को किसने अपनाया? समूहवादी दृष्टिकोण को हर्बर्ट स्पेंसर और दुर्खिम ने प्रतिपादित किया। इसी तरह से वर्तमान युग में बहुजन दृष्टिकोणों के आधार पर समाज की व्यापकता को किसने स्पष्ट किया? तो मैं अभी बताया हूं, E.A. सिल्स तथा लॉर्ड डेवलिन। E.A. सिल्स तथा लॉर्ड डेवलिन ने बहुजन समाज को या बहुजन दृष्टिकोण को इन्होंने प्रतिपादित किया। इस तरह से आज कुछ इस अध्याय में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। बच्चों, आज ये पहला अध्याय आपका समाज का परिचय समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है आप नेक्स्ट डे पर दूसरे अध्याय का अवलोकन